जब आप नॉर्मल सर्जरीज करते हो और साथ में आप लेप्रोस्कोपी करते हो, दोनों में क्या फ़र्क है? बड़े चीरे लेने पड़ते हैं, ऑपरेशन का टाइम ज़्यादा लंबा जाता है, इसमें रिकवरी बहुत समय लगा देती है। पेशेंट ऑफ़न कितना लेट डिसीजन डिले करते हैं। सामान्य रूप से मैं ये देखता हूँ कि ऑलमोस्ट अबाउट 50% ऑफ हमारे पेशेंट जो है वो डिले करके आते हैं और इसका मेन रीज़न ये है कि एंड हाउ द इंश्योरेंस प्ले पार्ट इन दिस? पेशेंट खुद पॉलिसी लेने के पहले ये फाइंड आउट कर सकता है कि मेरे पॉलिसी में रोबोटिक सर्जरी कवर्ड है कि नहीं है। एड ऑन प्रीमियम्स भर के भी रोबोटिक सर्जरी कवर करा सकते हैं। कितनी बारी आपने गूगल में आपके सिम्पटम्स डाले हैं और आपको गूगल ने आंसर दिया है कि यू हैव अ कैंसर? इट शूट्स द पैनिक, राइट? सो फॉर द वेरी सेम रीज़न हेल्थ बुक चैनल का पर्पस यही है कि हम आपको इंडस्ट्री के बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स से मिलवाएं, उनकी एडवाइस ले, हम आपके बिहाफ से उनको क्वेश्चंस पूछे, जस्ट लाइक अ लेमैन, अवॉइडिंग ऑल द टेक्निकल jargons. We are also leaving the scope where you can add lot of comments and you can ask your questions so that we can take a follow up with the doctor and answer you all your questions. So today we have a very renowned doctor, Dr. Jignesh Gandhi. We are looking forward to ask them many interesting questions. So let's meet Dr. Jignesh Gandhi. Hello, sir. Welcome to our episode of Health Book. हेलो। Today we are, going to talk about the robotic surgery. But before that, I would really like you to introduce yourself to our viewers before we start. Thank you. Hello, everybody. I'm Professor Jignesh Gandhi. I'm into surgical practice for last almost 2.5 decades. और इतने सालों के बाद में मुझे बहुत बचपन से ये ख्वाहिश थी कि मैं कुछ नया टेक्नोलॉजी वाइज सीखता रहूं। और बहुत सालों के बाद में अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई जो हम रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी कहते हैं, which gives a lot of benefit to the patients in terms of getting better outcomes. And that's where my passion grew about it. Oh, lovely. So, doctor, I would like to start from start कि आप ये robotic surgery में कितने साल से हैं? मुझे अभी करीबन 7 से 8 साल हो गए हैं रोबोटिक टेक्नोलॉजी में जाते हुए। इसकी ट्रेनिंग मैंने की थी रॉसवेल पार्क कैंसर सेंटर यूएसए में, बिकॉज़ बहुत कम अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं ट्रेनिंग के लिए। और वो ट्रेनिंग मिलने के बाद में फिर वापसी आने के बाद में अपने देश में अपने पेशेंट्स को इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बता के फिर आगे कैसे अच्छे से इनका इलाज करना है, दैट इज़ व्हाट वाज़ अ फोरफ्रंट ऑफ माय थॉट एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय अटैचमेंट्स। आई हैव वर्कड ऑन डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स, क्योंकि रोबोट में कई नए प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसमें हम ट्रेनिंग और आगे पेशेंट्स को केयर दे सकते हैं। So, basically, we started from the open surgery, Yes. then we progressed to what kind of technology? So वेरी गुड क्वेश्चन। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम ओपन सर्जरी, फिर हम मूव हुए लैप्रोस्कोपी जो हम लोग दूरबीन के टेक्नोलॉजी बताते हैं, और उसके बाद में हम आ गए हैं इन द फेज ऑफ रोबोटिक सर्जरी। बेसिकली दिस इज रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी, जो रोबोटिक एक टूल है जो सर्जन को हेल्प करता है सर्जरी के लिए। काफ़ी वक्त पेशेंट को ऐसा लगता है कि रोबोट ऑटोनोमसली ही अपने आप ऑपरेट करता है, बट ऐसा नहीं है। So, just like a layman, I would like to ask you here कि जब आप नॉर्मल सर्जरीज करते हो और साथ में आप लेप्रोस्कोपी करते हो, दोनों में क्या फ़र्क है? नॉर्मल सर्जरी ओपन सर्जरी होती है जिसमें हीरल ऐसा होता है कि बड़े चीरे लेने पड़ते हैं, ऑपरेशन का टाइम ज़्यादा लंबा जाता है और इसमें रिकवरी बहुत समय लगा देती है, क्योंकि टाँके लंबे होने की वजह से पेशेंट को पेन होता है, मूवमेंट स्लो होती है, तो हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है। फिर आया एरा जहाँ पे हम लैप्रोस्कोपी सर्जरी करने लगे। लैप्रोस्कोपी सर्जरी में ये बेनिफिट होने लगा कि चीरे छोटे हो गए और हम लोग दूरबीन से ऑपरेट करना हमने शुरू कर दिया। बट उसमें भी ऐसा होता था कि इट वाज़ एन ऑपरेटर डिपेंडेंट, मतलब अगर मेरे साथ में मेरी टीम सक्षम नहीं है, तो लैप्रोस्कोपी सर्जरी में भी काफ़ी वक़्त लग सकता है। और फिर आया एरा रोबोटिक सर्जरी का। तो रोबोटिक सर्जरी हमें कितनी एक्यूरेसी तक मदद करती है इन ऑर्डर टू डू आवर एंड गोल ऑफ सर्जरी? सबसे बड़ा बेनिफिट रोबोटिक सर्जरी का ये है कि वो प्रिसिशन सर्जरी है। इसमें मैग्निफिकेशन होता है, मतलब कोई चीज़ अगर मैं छोटे मोल्ड की तरह दिखता हूँ, तो इन द रोबोट सिस्टम आई कैन सी इट लाइक अ माउंटेन। ओके, सो इट गिव्स मी प्रिसिशन, इट गिव्स मी मैग्निफिकेशन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें एक साइंस है जिसको हम लोग पल्क्रम मूवमेंट कहते हैं। तो उनके जो मूवमेंट्स है वो बहुत इंट्यूटिव रहते हैं और वो इतने स्मार्टली मूव होते हैं कि अगर कोई सर्जन जहाँ पे बाहर बैठा रहता है और उसकी मूवमेंट्स करता है, अगर उसकी मूवमेंट तेज है तो रोबोट इंट्यूटिव और सॉफ्टवेयर से उसको कैंसिल करके उसकी मूवमेंट बहुत स्मूथ कर देता है। तो पेशेंट को हानि नहीं होती है उसमें। और पेशेंट को हानि नहीं होती है छोटे कट लगने से, फल्क्रम मूवमेंट से पेन नहीं के बराबर होता है।
मुझे अभी भी याद है कि जब भी मैंने मेरी फर्स्ट सर्जरी की थी, तो मेरे पेशेंट ने मुझे ऑपरेशन के बाद जब मैं गया मिलने, तो पेशेंट मुझे बता रहा है कि सर आपने एक्चुअली कुछ ऑपरेट किया है क्या? क्योंकि मुझे कुछ भी पेन नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ अ बेनिफिट जो पेशेंट्स को मिलता है। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दिस सेटअप, क्योंकि आपने बताया कि रोबोटिक हैंड्स आर बीइंग यूज्ड या राइट टू डू द सर्जरी। करेक्ट। सो व्हाट इज द सेटअप लाइक इन द थिएटर रूम? व्हाट इज द सेटअप लाइक कि कैसे होता है? So first of all, it's a very charging theater. Yeah, it's completely charged up. People are very energetic in the operation theater because for everyone there, someone in the member would be excited to be for the first time there. So we keep the atmosphere very very smooth and comfortable. दूसरा रोबोटिक सिस्टम में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है रोबोटिक आर्म्स जो पेशेंट के ऊपर जाके ऑपरेट करता है। एक होता है रोबोटिक कंसोल, सर्जन कंसोल, जहाँ पे हम बैठते हैं एक चेयर पे और ऑपरेट करते हैं। और तीसरा होता है विजन कार्ड, मतलब मैं जो कर रहा हूँ मेरे असिस्टेंट और मेरी टीम वो स्पेशल मशीन पे देखती है। तो इसमें तीन कंपोनेंट्स रहते हैं। जब मैं रोबोटिक सिस्टम पे बैठता हूँ, तो मैं वहाँ पे जैसे हम वीडियो गेम्स खेलते थे बचपन में, उसी तरह हम स्पेशल ग्लासेस लगा के या स्पेशल इक्विपमेंट से हम मशीन के अंदर देख के मैग्नीफिकेशन और थ्री डायमेंशन इमेज देखते हैं। और जब मैं उसमें मूवमेंट्स करता हूँ, तो वो मूवमेंट्स रोबोटिक के आर्म्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। सो हियर्स अ डिसीजन मेकिंग, कुछ भी रोबोट अपने आप से नहीं करता है, इट इज इन अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ यू। एब्सोल्युटली, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ये ऑटोनोमस रोबोट नहीं है, जो हम रोबोट बोलते हैं, जो रोबोट बाहर हम लोग मार्केट में देखते हैं, मशीन्स में देखते हैं, फैक्ट्रीज़ में देखते हैं, सो दिस इज़ नॉट ऑटोनोमस। यहाँ पे रोबोट का कंट्रोल पूरा मेरे पास रहता है और मैं ही डिसाइड करता हूँ कि मुझे किस तरह से मूवमेंट, सो द मैन बिहाइंड द मशीन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और उसके वजह से पेशेंट की सेफ्टी बढ़ जाती है, क्योंकि मुझे याद है कुछ पेशेंट मेरे आते हैं कि सर ऑपरेशन तो सब आपने बता दिया रोबोट से होगा, बट आप कहाँ पे रहेंगे तब? तो मैंने बताया कि नहीं, मैं भी ऑपरेशन थिएटर में ही रहने वाला हूँ। तो मेरी ये हमेशा एक आदत रहती है कि जब पेशेंट आता है ऑपरेशन थिएटर में, तो पहले मैं उसको रोबोट दिखाता हूँ कि देखो ये रोबोट यहाँ पे है, मैं आपके कुछ ही बाजू में हूँ, कुछ डिस्टेंस पे, यहाँ पे मेरी टीम है। तो ऐसे नहीं है कि मैं कहीं पे चाय पी रहा हूँ या कॉफ़ी पी रहा हूँ और यहाँ पे सर्जरी अपने आप रोबोट कर रहा है। तो उससे पेशेंट का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। हाउ डू यू डिसाइड कि विच केस सूटेबल है ओपन सर्जरी के लिए, लेप्रोस्कोपी के लिए या रोबोटिक सर्जरी के लिए? लाइक हाउ डू यू डिसाइड ऑन दैट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सजेस्टिंग टू द पेशेंट्स? करेक्ट। व्हाट पैरामीटर? तो आज ऐसा होता है ईडल कि हमारे पास 2 टाइप के पेशेंट आते हैं। कुछ पेशेंट जो नॉलेजेबल रहते हैं आज के एरा में, वो अपफ्रंट आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या मैं रोबोटिक सर्जरी से ये प्रोसीजर कर पाऊँगा? आप कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? तो मुझे सिर्फ़ हाँ या ना बताना है। और दूसरे पेशेंट रहते हैं जहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ। तो इसमें एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि जो पेशेंट्स को बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब वेट ज़्यादा है, इनके प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हम सर्जरी पहले कुछ हो चुकी है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए तो अभी दोबारा करना है, और जहाँ पे मुझे मैग्निफिकेशन और प्रिसिशन का मुझे बेनिफिट है, तो ऐसे पेशेंट मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ। अब ऐसा भी फ़ेज़ आ गया है कि जहाँ पे पेशेंट्स को जल्दी घर पे जाना है, रिकवरी फ़ास्ट करनी है, शॉर्ट स्टे लेना है, तो ऐसे पेशेंट्स जो हम लोग रूटीनली, जैसे हर्निया सर्जरी है, गॉल ब्लैडर सर्जरीज़ हैं, इन पेशेंट्स को भी हम ये ऑप्शन मैं अभी देता हूँ रोबोटिक के लिए। और मैं उनको कन्विंस करता हूँ कि आपका स्टे बहुत कम रहेगा, पेन नहीं के बराबर रहेगा, और इसके वजह से वो कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ सर, हमको रोबोट से करना है। इसके चलते कितनी सारी मेडिसिन भी कम हो जाती है ना, लाइक फॉर द हीलिंग एंड ऑल। दिस इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच। आप अगर आज रोबोटिक सर्जरी देखेंगे तो नॉट ओनली द डॉक्टर बट द एंटायर सिस्टम इज़ गेटिंग बेनिफिटेड इन द कंट्री लाइक आवर्स। भारत जहाँ पे इतने गतिशील दिशा में हम लोग जा रहे हैं, हेल्थ इकोनॉमिक्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम पर पेशेंट भी कुछ अमाउंट बचा सके, जैसे हॉस्पिटल स्टे कम करके, मेडिकेशंस कम करके, पेन फैक्टर्स कम करके, तो हॉस्पिटल का काफ़ी इसमें बचत होता है। और हमने ये स्टडी भी की है कि लाखों के मात्रा में हम पेशेंट हॉस्पिटल का बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट जल्दी घर जाते हैं, बेड ऑक्यूपेंसी कम रहती है, और बिकॉज़ पेशेंट्स तुरंत हम लोग घर भेज सकते हैं, तो हम ज़्यादा ऑपरेशंस कर पाते हैं। ओह, दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पेशेंट कि हम एब्सोल्युटली। जल्दी घर जा। घर जा भी सकते हैं, दे कैन गेट बैक टू देयर फीट, दे कैन बी विद देयर नियर एंड डियर वन्स, एंड दैट्स व्हाट पेशेंट्स वांट टुडे। उनको कम से कम, बिकॉज़ सबसे कम से कम किसी को अगर पसंद है जाना, तो है हॉस्पिटल। माय फर्स्ट कंसर्न आई गेस, मैं नॉर्मल, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द सर्जरी। जब भी पेशेंट को सर्जरी करने का वक्त आता है, तो डेफिनेटली उसकी सिम्टम्स या उसकी दवाइयाँ या बहुत टाइम से चल रही है,
इन योर एक्सपीरियंस पेशेंट ऑफन कितना लेट डिसीजन डिले करते हैं एंड वेयर डू दे गेट स्टक इन दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डिसीजन क्योंकि फाइन अभी ये करना ही पड़ेगा टू अराइव देयर हाउ मच पेशेंट्स टेक टाइम? सो दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन और सामान्य रूप से मैं ये देखता हूँ कि ऑलमोस्ट अबाउट 50% ऑफ हमारे पेशेंट जो है वो डिले करके आते हैं और इसका मेन रीज़न ये है कि काफ़ी सारी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के लिए वो जाते हैं। हमको ये जानना ज़रूरी है कि आज अगर कोई प्रॉब्लम सर्जरी करेक्टेबल है और इतने सालों की रिसर्च से पता है कि इसमें सर्जरी ही ऑप्शन है, तो उसमें डिले करके कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि पेशेंट अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में जाता है तो वहाँ पे वक़्त लग जाता है और काफ़ी समय हमने ये देखा है कि जभी भी वो लोग लेट आते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं। पर वो वही एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे हमारा आउटकम पहले होना चाहिए था वैसा ही होना चाहिए। तो ये नहीं होता है और इसीलिए मैं ये माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने बॉडी में मतलब जो आपका रूटीन है, उसमें अगर आपको कोई भी चेंजेस लग रहे हैं, कुछ हफ्तों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है या मुझे बैक में दर्द हो रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ चेंज इन द रूटीन। तो जभी भी कोई चेंज इन द रूटीन है तो आप उसको डॉक्टर के पास जाके इन्वेस्टिगेट कराइए और फाइंड आउट कराइए। हो सकता है कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जो आपको कहीं पता नहीं था और इसके वजह से अगर आप सही टाइम पे जाते हो तो आपका इलाज भी जल्दी हो जाएगा और रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी। That's really good to know. I guess we often ignore these kind of decisions. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। पेशेंट के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए कौन से फैक्टर्स ज़्यादा कंफर्टिंग होते हैं आंसर ढूंढना कि मुझे कहाँ सर्जरी करवानी चाहिए? Who is the right person for me? Like how, what is the journey of a patient when they make their mind कि मुझे ये सर्जरी करवानी है? सो टुडे हमने 2 तरह के पेशेंट देखे हैं। एक पेशेंट रहता है जो सेल्फ एजुकेटेड पेशेंट रहता है, जो काफ़ी सारी रिसर्च करके अंकल गूगल के पास से भी इन्फॉर्मेशन लेके आता है कि मुझे कहाँ पे जाना है, किसको मिलना है। ब्लॉग्स पढ़ते हैं, रिव्यूज़ पढ़ते हैं और कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जो जिनके बच्चे काफ़ी स्मार्ट रहते हैं, जिसको हम लोग जेन ज़ी बोलते हैं। तो वो भी रिसर्च करके उनके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। बट पेशेंट टू पेशेंट कनेक्ट, जहाँ पे मेरे खुद का पेशेंट अगर मैं समझो ऑपरेट करता हूँ, तो मैं ये भी देखता हूँ कि फ़ॉलो-अप के टाइम पे मैं फैमिली के साथ में कनेक्ट कर सकूँ। बिकॉज़ वो कनेक्ट करने से ये बेनिफिट होता है कि वो फैमिली को पता है कि अगर हमको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमें पता है कि किस डॉक्टर के पास जाना है। तो कभी अक्सर ऐसा भी होता है कि उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, फिर भी वो मेरे पास आते हैं रेफ़र लेने के लिए। तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसेस होता है, जहाँ पे आपको एक डॉक्टर में कॉन्फिडेंस आता है और उसके हिसाब से फिर आप आगे चल के उसकी एडवाइस लेके आगे बढ़ते हैं। और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आज सभी जगह पे अवेलेबल है, बट ऐसे माध्यम पे जहाँ पे आपको डॉक्टर बता रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहिए, वो मुझे लगता है वो एडवाइस लेना ज़रूरी है। I am so sure that the one needs to do that. अगर हम रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो उसके फायदे जैसे आपने बताया कि प्रिसीजन बहुत है, उसमें रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। एट द सेम टाइम आप जल्दी से घर भी जा सकते हैं। दीज आर द बेनिफिट्स। लेकिन अगर दूसरी ओर देखने जाए द बिगेस्ट कंसर्न फॉर एनीवन विल बी द कॉस्ट पार्टस कि इसमें कॉस्ट क्या-क्या इन्वॉल्व होती है। आप जो हाई कॉस्ट देते हो तो वो किस हिसाब से यू आर जस्टिफाइंग इट कि टेक्नोलॉजी है। सब लोग बहुत पहले तो डर जाता है, पता ही नहीं होता कि कॉस्ट डिफरेंस कितना होगा यस, यस। एंड हाउ द इंश्योरेंस प्ले पार्ट इन दिस? वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसमें मैं ये 2 पार्ट में आंसर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हिरल कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च और आर-एन-डी जो हम कहते हैं वो हुआ रहता है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी आज जो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स है, उसमें एक दा विंची प्लेटफ़ॉर्म है, सीएमआर, एसएसआई, ये सब के पीछे कम से कम 10 साल का रिसर्च रहता है। तो जब कोई भी चीज़ नए रिसर्च के साथ में आती है, तो उसके पीछे बहुत सारा पैसा लगा हुआ रहता है। तो टेक्नोलॉजी इटसेल्फ उसको महँगा बना देती है। व्हेन इट कम्स टू पेशेंट, आज इंश्योरेंस कंपनी और आईआरडीए के पास में ऐसे कुछ रेगुलेशंस हमारे गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए हैं जहाँ पे पेशेंट खुद पॉलिसी लेने के पहले ये फाइंड आउट कर सकता है कि मेरे पॉलिसी में रोबोटिक सर्जरी कवर्ड है कि नहीं है। एड ऑन प्रीमियम्स भर के भी रोबोटिक सर्जरी कवर करा सकते हैं और जिन लोगों में वो नहीं है, वहाँ पे हम उनकी मदद करते हैं और हमारी हॉस्पिटल की टीम मदद करती है कि हम उनको फॉर्म्स भर के जस्टिफिकेशन दे के हम उनको अप्रूवल के लिए मदद करते हैं। तो टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है। इफ यू आस्क मी इन परसेंटेज, इट इज़ अबाउट 25 to 30% मोर
कंपेयर टू जो नॉर्मल उनकी सर्जरी की कॉस्ट होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। But then isn't that cost getting somewhere adjusted? कि आपको हॉस्पिटल में कम रहना पड़ रहा है, तो हॉस्पिटल का सपोर्टिंग जो बिल रहता है, वो कम जनरेट होता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो इसमें ऐसा होता है ना कि स्क्वायर ऑफ कहाँ पे होता है कि पेशेंट्स जल्दी घर जा रहा है, पेशेंट्स को पेन नहीं हो रहा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज़ ऑफ द प्रिसिशन एंड मैग्निफिकेशन, कॉम्प्लिकेशंस सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। तो अगर कोई पेशेंट डेस्टाइन्ड है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन शायद होने वाला था, और अगर रोबोटिक सर्जरी हुई है और वो कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, तो कितने पैसे की बचत होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि होलिस्टिक अप्रोच अगर हम लेते हैं, कि जहाँ पे हम एक तरह कॉस्ट हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी का ज़्यादा है, बट उसका स्क्वायर ऑफ में स्टे कम है, पेन नहीं के बराबर है, आप आपके नॉर्मल लाइफ में इमीडिएटली चले जाते हो, सोशल लाइफ में इमीडिएटली चले जाते हो, प्लस हॉस्पिटल के लिए बेनिफिट है कि काफ़ी सारे कंज्यूमेबल्स कम यूटिलाइज होते हैं। तो मुझे लगता है कि सबका इसमें फ़ायदा है, और जब जैसे हम हमेशा बताते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसमें इम्पोर्टेंट रोबोटिक सर्जरी भी लागू पड़ती है। Yes, yes, very true. Uh, I totally like, I have seen that you have been very successful in your career. You have handled the very complicated cases also. If you were to share some very unique case that has kind of stayed with you, because surgeons are often, recognized for their very strong mind and very strong personality when it comes to handling so many the body and the emotions and the family and all. So which was like one case in your life that has stayed with you? सो आई वेरी डिस्टिंक्टली रिमेंबर वन ऑफ माय पेशेंट, जिनको खाने की तकलीफ थी। उनका ऐसा प्रॉब्लम था जिसको हम लोग एक्लेज़िया कार्डिया बोलते हैं, जहाँ पे आपकी अन्न नलिका, जहाँ पे खाना नीचे जाने के बाद में जठर में जाता है, वो टाइट हो जाती है। तो उसके वजह से पेशेंट सॉलिड फूड नहीं खा पाता। ये पेशेंट कई सालों से सॉलिड फूड नहीं खा पा रहा था, और जभी भी कोशिश कर रहा था, उसको वॉमिटिंग हो रही थी। तो उसको डर लग रहा था कि मैं ओपन सर्जरी कराऊँगा तो सीने में जाना पड़ेगा, चेस्ट कट करना पड़ेगा, पेन होगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो पेशेंट रुक गया, और रुकते-रुकते उसने करीबन 17 से 20 साल लगा दिए सर्जरी के लिए। उसके बाद में फिर पेशेंट मेरे पास आया। पेशेंट वाज़ इन द एज ग्रुप ऑफ अराउंड 50 प्लस, एंड सर्जरी हमने अच्छे से उसकी की। सर्जरी रोबोटिक प्रोसीजर से हो गई। पेन फैक्टर वाज़ एब्सोल्यूटली ज़ीरो, एंड टुडे आफ्टर हैविंग एवरीथिंग डन, पेशेंट अभी नॉर्मल फूड पे चला गया है। तो वो जो खुशी मुझे मिली थी, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये मिला था कि जब हम फ़ॉलो-अप के लिए आए थे और मैं पेशेंट को देख के जस्ट राउंड्स के लिए निकल रहा था, तो पीछे से एक यंग लड़का मेरे पीछे आया दौड़ते, और मुझे बोलता है, "डॉक्टर साहब, मुझे आपके साथ में एक सेल्फी लेनी है।" और मुझे पता नहीं चला कि ये मुझे क्यों पूछ रहा है। तो बोलता है कि मुझे इतनी खुशी हुई है कि आपने मेरे पापा को, जो इतने सालों से नहीं खा रहे थे, आपने उनको वापस ठीक कर दिया। तो इस भगवान स्वरूपी डॉक्टर के साथ में मुझे सेल्फी लेनी है, एंड इट वाज़ अ वेरी टचिंग मोमेंट फॉर मी, बिकॉज़ नॉर्मली ये सब चीज़ें फ़िल्म स्टार्स और हाई प्रोफ़ाइल लोगों के साथ होता है, बट जब भी डॉक्टर के लिए साथ में कोई सेल्फी के लिए आता है, तो मैं काफ़ी भावुक हो गया था कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ डिफ़रेंस इस पेशेंट में किया जिससे उसको बेनिफिट हो गया। तो ऐसे पेशेंट जब मेरे साथ आते हैं, तो मुझे वो वाक़या याद आता है जब मैं पेशेंट को ही सामने से बोलता हूँ कि हम बने, तुम बने एक-दूसरे के लिए। इट फिल्स मी विद टू मच ऑफ ग्रैटिट्यूड कि एक जो खाने वाली, एक जो सिंपल सी जो अपनी हर रोज की, लाइक everything you're eating, your smallest of happiness is connected with that, and यस। आपने इतने, it is like really hearts optic. That's what we they say, na, ki when you want to reach to a man's heart, you go through his stomach. So, I made him eat normal food after 18 to 20 years. You must be imagining what pleasure he will have, sharing now the dining table with his entire family and eating the same food जो सब लोग के साथ में खा सकते हैं। Wow, that's such a unique case. What kind of surgeries a robotic assisted surgery can handle? सो आज रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल वर्ल्ड में देर आर ऑलमोस्ट अबाउट 110 robots available. Robot is available right from hair transplant to eye surgery to abdominal surgery, मतलब आप जिस भी ऑर्गन के बारे में बात करोगे उसके लिए रोबोट अवेलेबल है। Okay. जहाँ तक मेरी स्पेशलिटी कंसर्न है, हम रोबोट के कंप्लीट जीआई ट्रैक, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के ऑपरेशंस में सब करता हूँ, जिसमें फूड पाइप के ऑपरेशंस, स्टमक के ऑपरेशंस, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऑपरेशंस, लिवर के ऑपरेशंस, पैनक्रियास के ऑपरेशंस। सो प्रैक्टिकली पेट में ऐसा कोई अवयव नहीं है या ऑर्गन नहीं है जहाँ पे हम रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी नहीं कर पाते हैं, और मेरा स्पेक्ट्रम कंप्लीटली इस फ्रेम में है। मैं कैंसर्स की भी सर्जरीज करता हूँ रोबोटिक
गाइडेड, तो इससे बेनिफिट जो मैंने आपको पहले बताया। बट कैंसर पेशेंट्स में ये प्रिसिशन ज़्यादा होने की वजह से हम क्लियरेंस भी अच्छा कर पाते हैं। तो होता क्या है कि जो छोटे-छोटे सेल्स हम लोग मिस कर जाते हैं, तो रोबोट में एक नई टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग फायरफ्लाई टेक्नोलॉजी कहते हैं, जहाँ पे हम कुछ नई दवाइयाँ दे के सर्जरी के टाइम पे उसको ग्लो कर सकते हैं। जैसे फायरफ्लाई बर्ड है, वो इंसेक्ट है, वैसे हम लोग उसको ग्लो करके देख सकते हैं कि हाँ, ये भी डिज़ीज़ है, तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये प्रिसिशन इतने सालों तक नहीं था, और ये बेनिफिट आज कैंसर पेशेंट में, और हमको ऐसा लगता है कि जितना हम हमारे पेशेंट्स को ठीक करके हमारे जैसे देश में अगर प्रोडक्टिव एज ग्रुप को हम लोग जल्दी काम पे लगा सकते हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट बेनिफिट टू द नेशन। स्प्लेंडेड। आपके करियर में आई एम श्योर आपने बहुत सारी सर्जरी करी है। आई हैव दिस वेरी वन पर्टिकुलर थिंग टू आस्क। पेशेंट आता है, chronic सिचुएशन में आता है। अकॉर्डिंग टू यू, दैट सिचुएशन could have been avoided. यस। It is said कि most of the disease lifestyle से शुरू होते हैं, यस। and when that patient comes in इतनी painful situation में आपके पास, to avoid that entire journey, what is that one thing you would like to tell our viewer कि हम वो डायरेक्शन में चालू होते हैं, because it literally pains कि आप you are just like kind of completely stopped functioning with that part of your body. तो what do you think कि patient को आप क्या advice देंगे so that they don't end up there? So the first thing is the very known proverb which we have learned in the childhood is prevention is better than cure. So I always tell my people that आज लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि हमारे फूड के टाइमिंग्स, भले हम हेल्दी खाते हैं बट फूड के टाइमिंग्स काफ़ी ऑड हो गए हैं। तो सबसे पहले तो आप खाना समय पे खाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या खा रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, वो कैलोरी इनटेक और किस तरह का फूड, जंक फूड है, नॉर्मल घर का फूड है, वो आप मेंटेन कीजिए। तीसरा, अगर आपको कोई चीज़ सूट नहीं करती है, तो उस दिशा में जाना ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को नॉन इंडियन फूड भी काफ़ी पसंद आता है, बट ऐसा होता है कि उनको सूट नहीं होता है, उनको एलर्जी होती है, तो मैं उनको बताता हूँ कि वो आप अवॉइड कर दीजिए। और चौथा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ कि आपके मिलियू में, मतलब आपके खुद के बॉडी में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ दिनों से, जैसे हम लोग कार चलाते हैं, तो ऐसे पता चलता है कि यार ये मेरी गाड़ी आज कंफर्टेबल क्यों नहीं चल रही है, और पता चलता है अरे वहाँ पे पंक्चर था। तो इसी तरह से अगर आपको फ़ील होता है आपके मिलियू के बारे में कि कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ दिनों से और अब कुछ हफ्तों से, तो वेट करके अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में मत जाइए। इन्वेस्टिगेट कीजिए। इन्वेस्टिगेट करके अगर आपको कुछ पता चलता है कि आपको कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है, तो आज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी आ गई है, जो आपको उस लेवल की रिकवरी दे देगा, जिससे यू विल बाउंस बैक टू योर नॉर्मल। तो ये मैं पेशेंट को कहना चाहूँगा कि आज टेक्नोलॉजी आपके साथ में है, हम आपके साथ में हैं, जहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे और हम आपको ये भी बताएँगे कि आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा भी कभी होता है मेरे प्रैक्टिस में कि 10 टू 20% पेशेंट्स कुछ मेरे पास से दिखा के आते हैं कि सर मुझे डर लग रहा है, मुझे ज़रूरत है क्या? और मैं सब स्टडी करके बताता हूँ कि तुझे रोबोटिक सर्जरी नहीं, कोई भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, एंड ही गोज़ विद अ बिग साइ ऑफ रिलीफ। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन नॉट टू ऑपरेट। Wow, please let us know कि फोर्टिस वाशी और फोर्टिस मुलुन में आप कभी अवेलेबल रहेंगे so that they can actually reach out to you and go with a prescription. You don't need a surgeon. सो I'll बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। आई एम श्योर हमारी टीम काफ़ी सक्षम है ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और हमारा एज अ पोलिटिशियन ये एक अप्रोच रहा है कि पेशेंट को हेल्दी करो, पेशेंट को हेल्दी करो, पेशेंट को हमेशा स्माइलिंग रखो। हमारी टीम जब हॉस्पिटल में आती है रोबोटिक सर्जरी के बारे में इंक्वायर करने के लिए, तो हमारी इतनी एफिशिएंट टीम हमने कंपार्टमेंटलाइज की है कि जहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन जो पेशेंट को चाहिए रोबोटिक सर्जरी के बारे में कि कब होता है, क्या होता है, तो हमने लोगों को ट्रेन किया हुआ है। तो जब तक वो मेरे पास आते हैं, उनको यही डिसीजन लेना पड़ता है कि हमको डेट कब फिक्स करनी है और कैसे कराना है। तो मुझे लगता है कि ये मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच जो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में अक्रॉस, कि जहाँ पे एक टीम काम करती है पेशेंट के भले के लिए। पेशेंट को तो बिहाइंड द सीन्स हम जो बोलते हैं, पेशेंट सिर्फ मुझे देखता है, बट बिहाइंड द सीन्स इतने लोग हैं जो ये टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, और हम रेगुलरली लेक्चर्स भी करते रहते हैं हमारी इंटरनल टीम के लिए, दिखाने के लिए, ताकि वो पेशेंट को जो इन्फॉर्मेशन दे, वो इतनी वैलिडेटेड हो कि पेशेंट कॉन्फिडेंटली बोल सके कि हाँ, हमको कोर्टिस में ही सर्जरी करानी है। This gives me one particular curiosity कि आपने बताया कि you train the doctors also, you prepare them for this. Uh, what do you think कि डॉक्टर्स को अपने आप को अपग्रेड करने के लिए
What can be the motivation for them? What is that perception in which it should drive them? सो आई थिंक वंस यू आर बॉर्न एज अ सर्जन, ये इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर वो एंथुजियाज्म और ज़ील बचपन से ही होनी चाहिए। मेरे मुझे मुझ में ये था कि मैं टेक्नोलॉजी के साथ में हमेशा रहता हूँ। वो शायद फ़ोन की टेक्नोलॉजी हो या रोबोटिक सर्जरी की हो। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के साथ में रहने से ये बेनिफिट होता है कि आप नया कुछ दे सकते हैं। ट्रेनिंग अपॉर्च्युनिटी आज से 10 साल के पहले काफ़ी नहीं थी, बट आज भारत में हमारे जैसे सर्जन्स जो करीबन 100-150 से ज़्यादा रोबोटिक सर्जरी कर चुके हैं, ट्रेनिंग अपॉर्च्युनिटी में ये होता है कि कंपनी हमको खुद एक मेंटर बना देती है। तो हमारे हॉस्पिटल्स में ये ट्रेनिंग अपॉर्च्युनिटीज़ है, जहाँ पे सर्जन्स हमारे पास आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम पूरा दिन का डायरेक्ट लेक्चर सेशन रखते हैं उनके साथ में, और ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ भी आती हैं जहाँ पे हम सर्जन्स के हॉस्पिटल में जाते हैं उनको सिखाने के लिए। तो आज ट्रेनिंग अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी हो गई है, और मुझे लगता है कि जिन सर्जन्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है और रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी सीखनी है, वो हमको अप्रोच कर सकते हैं और हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। आज की तारीख में कितने परसेंट ऑपरेशंस हैं जो रोबोटिक सर्जरी से होने चाहिए, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से लोग जा नहीं पा रहे हैं? सो हो ये रहा है कि भारत डिफरेंट टियर्स में बटा हुआ है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी, और आपको ये जान के खुशी होगी कि आज टियर 3 में भी रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी आ चुकी है। तो अराउंड, इफ़ यू आस्क मी, 50% ऑफ द प्रोसीजर्स हो सकती है रोबोटिक असिस्टेड। और हम अगर चाहें कि हॉस्पिटल्स में अगर ज़्यादा से ज़्यादा रोबोट्स इम्प्लीमेंट हो, तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। बट करंटली द फैक्ट इज़ अबाउट 10 टू 15% आर डन रोबोटिक, बिकॉज़ एडैप्टेशन में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में काफ़ी सारा पैसा लग जाता है। और यहाँ पे ज़रूरत है कि हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और ये डेवलप होनी चाहिए कि जहाँ पे हम कुछ बेनिफिट उन हॉस्पिटल को दे सकें जहाँ पे रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी हो सके। बिकॉज़ जैसे मैंने बताया कि भारत अभी ऐसे स्टेज में आ गया है कि यहाँ पे जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारी बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में अगर हम ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करें जहाँ पे रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी हॉस्पिटल्स में अगर उनको कोई ग्रांट या बेनिफिट मिलता है, तो ये बेनिफिट हम पेशेंट को दे पाएँगे। Is there something specific that comes in your mind in terms of recovery? Because I'm again and again going back at the recovery part in my head. कि रिकवरी में पेशेंट्स को अ, जो बेनिफिट होते हैं, वन इज़ डेफिनिटली जो सारे कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो जाता है। ये कॉम्प्लिकेशंस फैमिली को भी रिलीफ करता है। आपके हिसाब से और क्या-क्या बेनिफिट हो सकते हैं ड्यूरिंग द रिकवरी? सो ड्यूरिंग द रिकवरी आई लाइक फील से दैट या डायबिटिक पेशेंट। सो होता क्या है कि जो पेशेंट्स सर्जरी के लिए एडमिटेड रहते हैं, उनको काफ़ी टाइम पे हमको सलाइन से मेडिकेशंस देनी पड़ती है। बट अगर मैं समझो उसकी फास्ट रिकवरी पे चले जाऊँ, तो फिर वो सीधा टैबलेट फॉर्म में चले जाएँगे। घर जल्दी जाने से ये होता है कि उनका डाइट पैटर्न ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो घर में जो केयरटेकर्स हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस कम आ जाता है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हस्बैंड-वाइफ और किड्स रहते हैं, या तो फिर सिर्फ़ इन-लॉज़ के साथ में रहना होता है। तो पेशेंट के पीछे किसी को हमको अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि गोइंग बैक टू होम, क्योंकि आज कोई भी पेशेंट अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है, तो वो वहाँ पे नहीं होने से वो डेफ़िसिट उस जगह में हो जाती है। तो वो अफ़ेक्ट नहीं होता है। तो मुझे लगता है इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, जहाँ पे पेशेंट्स कैन डू एवरीथिंग, दे कैन इवन प्लान देयर फॉरेन ट्रिप्स, बिकॉज़ टुडे अ लॉट ऑफ पीपल लाइक टू गो विद देयर नियर एंड डियर वन्स, उनको बाहर जाना है, कुछ लोगों को शादियाँ अटेंड करनी है, किसी की घर में शादी हो रही है, बच्चों की हो रही है, तो ये सब चीज़ मुझे लगता है रिकवरी में हेल्प करता है। आई एम श्योर सबके घरों में सर्जरी इतनी जल्दी तो होती नहीं है। सो कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, मुझे पूछना था कि आपका दिन, व्हाट इज़ योर डे लाइक एज़ अ सर्जन इन द हॉस्पिटल? सो इफ यू आस्क मी, आज का दिन टुडे, आज मैंने शुरुआत की है 5:30 बजे उठ के। साढ़े 5 से साढ़े 6 बजे तक हम हमारी जो फ़िटनेस के लिए एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं वो की। उसके बाद में जाके मैंने क्रिटिकल पेशेंट्स के राउंड लिए, 2 सर्जिकल प्रोसीजर्स कंप्लीट की, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आया था, ताकि मैं और इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स के बारे में दे सकूँ। बट टिपिकली ऐसा होता है कि हमारा काम की कोई लिमिट होती नहीं है। नॉर्मली अ सर्जन वुड स्टार्ट एनीवे हिज़ डे इन द मॉर्निंग बाय 7 और 8 o'clock, और ऑपरेशन की ड्यूरेशन के हिसाब से करीबन हमारा 12 से 14 घंटे का काम होता है, एंड नॉट काउंटिंग द ट्रैफिक टाइम। बट उस टाइम पे भी हम प्रोडक्टिव हो जाते हैं। आई डू अ लॉट ऑफ माई रिसर्च वर्क व्हेन आई एम सिटिंग इन माई कार,
सो उससे बेनिफिट ये होता है कि मुझे और सीखने मिलता है कि बाकी के देशों में क्या चल रहा है रोबोटिक सर्जरी के बारे में, तो ये सब समय मैं उसमें यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। एंड ऑब्वियसली येस, जैसे मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मैं भी खाना टाइम पे खाता हूँ, तो मेरे करीबन 4 से 5 टिफ़िन बॉक्सेस रहते हैं, ताकि मैं टाइम पे खा सकूँ, क्योंकि अगर मैं फिट रहूँगा, तो मैं पेशेंट्स को भी फिट रखूँगा। टोटल आपने कितनी सर्जरी करी है सर? सो मेरा करियर स्पैन अभी हो गया है ऑलमोस्ट 2.5 डिकेड्स एंड करीबन 1000 सर्जरीज पर ईयर, सो वी आर लुकिंग एट अबाउट 25,000 सर्जरीज प्लस, एंड दिस इंक्लूड्स ओपन लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक्स, छोटे सर्जरीज, बड़े सर्जरीज, सब कुछ मिला के। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रोबोटिक सर्जरी आपने करी है? सो द लॉन्गेस्ट रोबोटिक सर्जरी वाज अ पेशेंट विद अ ट्यूमर, जिसको कैंसर की बीमारी थी, जिसमें नॉर्मली ओपन सर्जरी में करीबन हमको 8 से 10 घंटे लग सकते थे, बट रोबोटिक में प्रिसिशन और मैग्नीफिकेशन की वजह से जो स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो वो पेशेंट करीबन हम लोग ने 4.5 घंटे में ख़त्म कर ली थी। तो इस दौरान अगेन आई रियली वांट टू एम्फसाइज कि आपने बोला कि फटाफट हो गई एंड इसकी वजह से पेशेंट आई मीन मेंटली हाउ इट वाज इम्पैक्टेड टू हिम, प्रेपरेशंस कितनी लग रही थी, उसके बाद रिकवरी कितनी जल्दी हुई, और अगर वही सेम चीज़ हम ओपन सर्जरी से करते तो रिकवरी कितने टाइम में होती इन दैट? तो नॉर्मली ये होता है कि ओपन सर्जरी में क्योंकि कट ज़्यादा बड़ा करना पड़ता है, तो पेशेंट्स को पोस्ट ऑपरेटिवली पेन किलर्स बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं और ब्रीदिंग में उनको काफ़ी दिक्कत आती है। रोबोटिक सर्जरी करने से ये होता है कि क्योंकि कटे कट छोटे रहते हैं, फल्क्रम मूवमेंट होता है, तो पेन फैक्टर नहीं के बराबर होने की वजह से पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। कैंसर पेशेंट्स ऑलरेडी काफ़ी वीक होते हैं और ऐसे पेशेंट्स में अगर हम लोग रोबोटिक का इस्तेमाल करते हैं, तो ड्यूरेशन जितना कम होता है, उतना ओटी एक्सपोज़र टाइम, क्योंकि ओटी एटमॉस्फेयर में ठंड का माहौल रहता है, तो ये हाइपोथर्मिया के चांसेस कम हो जाते हैं। सर्जरी जल्दी टाइम पे होने की वजह से उनकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लंबी सर्जरी के ड्यूरेशन के, वो कम होने की वजह से पेशेंट को बेनिफिट होता है। वेयर डू यू सी द फ्यूचर गोइंग फॉर रोबोटिक सर्जरी? आई थिंक वी आर इवॉल्विंग एवरी डे, हर दिन हम नया कुछ देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया कि करीबन 100 से भी ज़्यादा रोबोट्स आ गए हैं, बाल के लिए, आँख के लिए, पैर के लिए, सभी चीज़ के लिए रोबोट आ गए हैं। फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि 2-3 चीज़ें होगी। एक है, ये है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, एआई हम इनकलकेट करेंगे रोबोट में, जो अभी ऑलरेडी हो रहा है। बट अभी वो इतना सक्षम हो रहा है कि सर्जरी के टाइम पे भी मुझे नेविगेशन पता चलेगा ड्यूरिंग द सर्जरी विथ एआई कि मुझे किस डायरेक्शन में जाके मुझे सर्जरी करनी है, जहाँ पे वो सेफ रहेगा। दूसरा इवोल्यूशन ये हो रहा है कि हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जैसे सीटी स्कैन है पेशेंट का, वो हम रियल टाइम पेशेंट के ऊपर इम्पोज करके मुझे एग्जैक्टली ये पता चलता है कि ये जो नस है, जो मुझे संभालनी है, वो यहाँ से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो मैं उसमें प्रिसिशन लाके उसको मैं बचा पाऊंगा। और नेक्स्ट फ्यूचर व्हाट आई सी इज ड्यूरिंग द रोबोटिक सर्जरी ऑल्सो आई विल हैव अ रोबोट टू असिस्ट मी। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि मेरा जो असिस्टेंट बेनिफिट है, वो भी काफ़ी प्रिसिशन हो जाएगा, क्योंकि आज जैसे मैंने बताया कि इट इज़ रोबोटिक असिस्टेड, तो टीम की ज़रूरत है। तो टीम में भी इतने सारे रोबोट्स आ जाएँगे कि जो हमको मदद करेंगे। बट एक चीज़ पक्का मैं कहूँगा कि ये प्रोसीजर ऑटोनोमस नहीं होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि रोबोट ने मशीन बना दिया, गाड़ी बना दी, वैसे ऑपरेशन खुद से कर लिया। ये टेक्नोलॉजी इतनी भी एडवांस नहीं होनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे रोबोट खुद प्रोसीजर कर रहा है। इट शुड ऑलवेज़ बी द ह्यूमन माइंड एंड द मैन बिहाइंड द मशीन जो इसको कंट्रोल कर पाए। Do our government hospitals, are they equipped with robotic surgery? So I can tell you in numbers right now, what's happening is practically every state में हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे रोबोट आ रहा है। मुझे लगता है कि रोबोटिक सर्जरी मेडिकल कॉलेज में आने की ज़रूरत इसलिए है, क्योंकि मेरा एक बहुत कॉमन फ्रेज़ है, कैच देम यंग। जब हम यंग सर्जन्स को ही पहले से ट्रेन कर पाएँगे, नई टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ये होगा कि पेशेंट्स को पहले से ही आदत हो जाएगी कि ये टेक्नोलॉजी तो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है और सभी प्रकार के सर्जरी यहाँ पे हो रहे हैं। यंग सर्जन्स का बेनिफिट ये होगा कि उनकी ट्रेनिंग में ये इनकलकेट हो जाने की वजह से जब वो बाहर प्रैक्टिस में आएँगे, तो उनके लिए नया दौर नहीं रहेगा। वो ऑलरेडी इसमें ट्रेन हो चुके रहेंगे। तो मुझे ये अपील है कि इस माध्यम से कि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम से कम एक मेजर हॉस्पिटल जो टर्शियरी केयर हम बोलते हैं, वहाँ पे रोबोट लाना ज़रूरी है। Wow, that's really amazing. We are very much looking forward to all of this.
एंड वी आर रियली रिक्वेस्टिंग आवर व्यूअर्स कि अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन के दौरान अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, सो डू राइट इट इन आवर कमेंट सेक्शन and let us know what are your concerns further. It will be addressed for sure by Jignesh Gandhi ji, and we'll be looking forward to you in the next session with our health book episode. Thank you so very much. थैंक यू वेरी मच। और मैं मेरे सभी दर्शक जो ये देख रहे हैं, मेरे सर्जन कलीग जो देख रहे हैं, उनको ये अपील करूँगा कि जब कभी भी आपको मेरी सलाह की ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। और रोबोटिक सर्जरी इज़ हियर टू स्टे। हमको इसका पूरा बेनिफिट लेना ज़रूरी है, और हम फोर्टिस हॉस्पिटल में आपका तहे दिल से मदद करेंगे कि आपको जभी भी इस तरह की बीमारी अगर आती है और हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। So before we end our session, मुझे आपसे एक पूछना है कि what is the key advice you would like to give to our viewers, and what is the one good advice that you would give to the health book? So for the viewers first, it starts from prevention is better than cure. खाना सही समय पे खाइए, क्या खा रहे हैं उसमें आप नियंत्रण रखिए, एक्सरसाइज कीजिए। और अगर आपको आपके बॉडी में कुछ तरह का बदलाव लग रहा है, जैसे मैंने बताया कि कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से ठीक नहीं चल रहा है, तो एडवाइस ले लीजिए और उस दिशा में फिर आगे की ट्रीटमेंट प्लान कीजिए। हेल्थ बुक के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, कि इस माध्यम से आप लोगों तक, कॉमन मैन तक पहुँच रही हो। और मुझे ये लग रहा है कि ऐसे ब्लॉग्स हमको रिपीटेडली करना ज़रूरी है, जहाँ पे हम ये चीज़ें लोगों को एडवाइस करें और कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए हम इनको एडवाइस देते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग मी ऑन दिस शो, एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। Thank you so थैंक यू सो मच। नमस्कार और बहुत-बहुत शुक्रिया।